टेबल में जो एंटरिंग वेरिएबल है उसके कॉलम को ऑब्जर्व करेंगे, अगर उसमें नेगेटिव वैल्यू हो या जीरो हो मतलब एक उस मिनट, केस फाइनल सिंपलेक्स टेबल में नॉन बेसिक की बात करें, नॉन बेसिक वेरिएबल की बात है ना, ये जो टेबल है मैं एक रो लिख रहा हूँ इसका, नॉन बेसिक वेरिएबल्स, तो इसे बोलते हैं एक्सजे ना, एक्सजे। ये निगेटिव हो या जीरो हो ये कॉलम, और ये आपका निगेटिव हो मतलब ये इनकमिंग वेक्टर हो, और इसके करस्पॉन्डिंग सारा जो एंट्री है वो निगेटिव या जीरो हो, है ना। यस सर। तो इस केस में ऐसा होता क्या है, इस केस में शायद हम in this case we cannot find in this case we cannot find we cannot find मिनिमम रेशियो। क्यों यस मिनिमम रेशियो हम नहीं निकाल पाएंगे, मिनिमम रेशियो। तो आपने कहा कि फाइनल सिंपलेक्स टेबल में नॉन बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो आपका मोस्ट नेगेटिव करस्पॉन्डिंग एंट्री वेक्टर मिलता है, उससे करस्पॉन्डिंग जो आपका जो भी एंट्री है वो या नेगेटिव है या जीरो है, तो उस केस में हम आउटगोइंग वेक्टर नहीं निकाल पाते। जो आउटगोइंग वेक्टर या कह लीजिए कि मिनिमम रेशियो नहीं डिटरमिन कर पाते, तो इस केस में सोल्यूशन को हम ऑप्टिमल अनबाउंडेड ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं, है ना। यस कनिका जुड़ गई हैं, कनिका अभी तो तुम चलिए नेक्स्ट इसको, जैसे टेबल में कुछ ऐसा मिले आपको, कॉलम वाला ही लिख रहा हूँ केवल, ये कॉलम करस्पॉन्डिंग टू नॉन बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक या ऐसे एक्स जे, ये निगेटिव हो गया या जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका फाइनली सारे के सारे डेल्टा जे ऑप्टिमल टेबल है, मतलब यहाँ पे डेल्टा जे या डेल्टा जे जो लिखा है यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे, ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। इस केस में क्या बोलेंगे आप, सारे डेल्टा जे ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, फाइनली फाइनल टेबल है ये, और करस्पॉन्डिंग टू नॉन बेसिक वेरिएबल आपका ये निगेटिव या जीरो मिल रहा है। कनिका है, कनिका कनिका मेरी आवाज आ रही है।
क्या बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। विक्रम आप बताइए। सर इस केस में अनबाउंडेड फीजिबल रीजन होगा सर। इसको एक्सप्लेन करिए इस केस को। अगर नॉन बेसिक वेरिएबल के कॉलम में अगर 0 आ जाए या फिर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, उस केस में अनबाउंडेड फीजिबल रीजन मिलेगा फाइनल टेबल में। यहाँ मैं लिख दूं feasible region is unbounded. This implies feasible region is unbounded. यहाँ पे पॉइंट में लिखता हूँ। जैसे कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए कि ये आपका xj है, नॉन बेसिक वेरिएबल, करस्पॉन्डिंग नॉन बेसिक वेरिएबल। लिख के बता तो दिया, ये तो बता ही दिया आपको। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती थी ना, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो या इस तरह का सिचुएशन। दोनों केस हो गया डिस्कस। ये इस तरह की सिचुएशन हो कि फाइनल टेबल में कुछ इस तरह का ऑप्टिमल टेबल में नॉन बेसिक वेरिएबल या नॉन बेसिक लिख देता हूँ। एट लीस्ट वन yij is greater or equal to 0. yij is greater than 0. ठीक है, ये बना नॉन बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कॉलम में एटलीस्ट वन yij is greater than 0 और इसकी करस्पॉन्डिंग डेल्टा जे जो है, जो वही जेड जे माइनस सी जे नीचे लिख रहा हूँ, तो वो 0 हो जा रहा है। ठीक है, इस केस में आप क्या बोलेंगे? अब मेरा कहने मतलब ये है, इफ वी गेट zj माइनस cj इज इक्वल टू 0, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू एनी non basic variable in optimal table और एटलीस्ट वन yij ग्रेटर देन 0 है। ये yij क्या होता है विक्रम? सर ये कॉलम वेक्टर्स होंगे नॉन बेसिक वेरिएबल के कॉलम। एंड at least one yij is greater than 0.
यहाँ पे ऐसे लिखना ऐसे चाहिए, एंड yij इज पॉजिटिव, ठीक है, फॉर एटलीस्ट वन आई। ठीक है विक्रम, एटलीस्ट वन आई, yij is greater than 0 for at least one I। इस केस में क्या बताया आपने? इस केस में अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये हो गया इस केस में, in this case LPP has alternative optimal solution, सही ना? यहाँ लिख देता हूँ alternative optimal solution। चलिए फिर से एक बार जरा एक्सप्लेन करिए इसको। फाइनल ऑप्टिमल टेबल में टेंशन 0 हो जाए नॉन, और कॉलम में एटलीस्ट एक वैल्यू इसमें हम अल्टरनेटिव फाइनल सिंपलेस्ट टेबल में अगर नॉन बेसिक वेरिएबल करेस्पॉन्डिंग आपका एटलीस्ट वन yij पॉजिटिव हो जाता है, या मैं ऐसे बोलूँ कि yij ग्रेटर देन 0 फॉर एटलीस्ट वन आई, then LPP has alternative optimal solution। अगर सिचुएशन ऐसी हो तब क्या कहते हैं, सिचुएशन ऐसी हो ऑप्टिमल टेबल में आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है, नॉन बेसिक वेरिएबल करेस्पॉन्डिंग, नॉन बेसिक वेरिएबल यहाँ पे xj और all yij is less or equal to 0, less or equal to 0। ये हो गया 0, ठीक है, ये इनकमिंग वेक्टर है। अब बताइए सिचुएशन में क्या होगा। इसमें यहाँ में फर्स्ट केस की तरह लग रहा है। फर्स्ट केस में लग रहा है, यहाँ देखिए मैं सही लिखने, वर्ड सही लिखना चाहिए, अल्टरनेटिव बेसिक ऑप्टिमल सोल्यूशन लिखना चाहिए मुझे, बेसिक ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये सही रहेगा। अल्टरनेटिव बेसिक ऑप्टिमल सोल्यूशन पहले वाले केस में, इस वाले केस में बताइए। हाँ मैं इसे लैंग्वेज में लिखूं, इसको लैंग्वेज में लिखता हूँ जो मैंने यहाँ टेबल में लिखा, ये लैंग्वेज में लिखता हूँ कि इन द ऑप्टिमल टेबल, in the optimal table corresponding to any non-basic
नॉन बेसिक वेरिएबल xj zj minus cj is 0 and yij is less or equal to 0 for each I. For each I. अब बोलिए विक्रम। सर ये वाला केस मैंने स्टडी नहीं किया था जिसमें जीरो आ जाए, पर इसमें अगर ये जीरो एंटरिंग वेरिएबल हो रहा है तो फर्स्ट केस की तरह होना चाहिए अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जीरो या नेगेटिव, जीरो या नेगेटिव, डेल जे जीरो आ रहा है सर इसमें। हाँ तो इसमें भी मिनिमम रेशियो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि नेगेटिव या जीरो है। नहीं, लेकिन इसमें ये वाई आई जे की बात कर रहा है, वाई आई जे इज लेस और इक्वल टू 0 फॉर ईच आई। क्या आपका नेटवर्क ठीक हुआ? क्या कहीं पे प्रॉब्लम लग रहा है? अंशिका तो होंगी, अंशिका है? यस सर। अंशिका, अंशिका आप बताएंगे, इस केस को डिस्कस करेंगे, ये वाला केस सर याद नहीं नॉन बेसिक। हितेश आप करेंगे इस केस को डिस्कस? यस सर। इस केस को डिस्कस करेंगे। इस केस में क्या होगा? सॉरी सर, ध्यान में नहीं है। चलिए मैं लिखता हूँ आगे। इस केस में क्या होगा? देन वी से दैट LPP has इस केस में भी अल्टरनेटिव आउटकम सोल्यूशन ही होगा। LPP has alternative optimal solution. Moreover, we can say it has unique basic optimal solution. Unique basic optimal solution. ठीक है? It has unique basic optimal solution. It has unique basic optimal solution. ठीक है? अब इस केस को आप ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद टू फेज मेथड बताना था ना, टू फेज मेथड। चलिए मैं टू फेज मेथड बता देता हूँ। अंशिका टू फेज मेथड पढ़ा है कि नहीं?
अंशिका, यस सर। टू फेज मेथड पढ़ा है? यस सर। चलिए बताइए थोड़ा थोड़ा। टू फेज मेथड और एक मेथड जिसे हम बिग एम मेथड्स कहते हैं ना, एक बिग एम मेथड, बिग एम मेथड। तो ये दोनों मेथड जो है आपको यूज किए जाते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक, आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक। आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक है ये। तो पहले तो विक्रम आप थोड़ा सा कुछ बताइए, फिर थोड़ा कुछ अंशिका बताएंगे, फिर मैं कुछ थोड़ा बताऊंगा। सर टू फेज मेथड। टू फेज मेथड। सर ये मेथड हम यूज करते हैं अगर कंस्ट्रेंट में ग्रेटर देन इक्वल टू हो या फिर इक्वल टू का साइन इंक्लूड हो जाए उस केस में, तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल विद स्लैक और सरप्लस वेरिएबल। बस एक तो रुकिए, मतलब ये है कि अगर आपके पास अगर केवल स्लैक है तब तो इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिंपलेक्स से काम बन जाएगा। यस लेकिन अगर आपको सरप्लस वेरिएबल यूज करने की जरूरत पड़ रही है, यानी सरप्लस वेरिएबल कब जरूरत पड़ेगी, जब आपका इक्वेशन जो है कांस्टेंट्स ग्रेटर इक्वल टू साइन मिलेगा, तो उस समय सरप्लस की जरूरत होगी। तो सरप्लस होगा तो दिक्कत क्या होगी कि जो बेसिस मैट्रिक्स है वो नहीं बनेगी। नहीं? जैसे कि मतलब आपने सरप्लस वेरिएबल यूज करेंगे तो उस समय बेसिस मैट्रिक्स नहीं मिलेगी। स्लैग वेरिएबल होगा तब तो आपका बेसिस मैट्रिक्स इजीली बन जाता है। इसमें सरप्लस वेरिएबल यूज करने से बेसिस मैट्रिक्स नहीं बनती। बेसिस मैट्रिक्स वो जो लास्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है उसको मैं कह रहा हूँ। बेसिस मैट्रिक्स नहीं बनेगी। तो बेसिस मैट्रिक्स बनाने के लिए फिर आप क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है ना। मतलब जितने सरप्लस होंगे उतना आर्टिफिशियल होगा। क्यों लेकिन ठीक बोल रहा हूँ? यस सर। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस किया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कि जैसे मान लीजिए कि 3x1 minus x2 subject to 2x1 plus x2 greater equal to 2, x1 plus 3x2 is less or equal to 2, और 0 is less or equal to x2 is less or equal to 4 and x1 is greater equal to 0। ये आपके पास है। तो पहला काम तो इससे ये करें कि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो प्रॉब्लम तो मैक्सिमाइजेशन का ही है, तो मैक्सिमाइजेशन का ही रहेगा। तो यहाँ देखिए, अगर ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले में हमें स्लैक यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वाले में क्या है कि हमें सरप्लस यूज करना पड़ेगा। सरप्लस यूज करने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा प्राइस x1 इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए प्लस x2 और माइनस जो भी लिखें आप, माइनस x3 लिख देता हूँ, ठीक है। ये इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो उसकी समस्या देखिए, इस वाले में आप स्लैक यूज करेंगे तो ये हो गया x1 प्लस 3x2 और यहाँ पे x4 लिख देता हूँ और इज इक्वल टू 2 हो गया। ये मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट में अगर आप देखें ये वाला जहाँ स्लैक और सरप्लस यूज हुआ तो ये -1 0 और यहाँ 0 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनी। तो हम लोग क्या करते हैं कि
जब भी सरप्लस यूज होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन पाएगी। तो जितना सरप्लस वेरिएबल यूज होगा उसके अकॉर्डिंग उतने ही आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल भी आपको यूज करना है। तो किया क्या आपने, आपने ये किया कि यहाँ पे ये ट्वाइस x1 प्लस x2 माइनस x3, ट्वाइस x1 प्लस x2 माइनस x3, इसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दिया, ठीक है। और ये आपका 2 है आर्टिफिशियल वेरिएबल। और ये तभी यूज होगा जब आपको बेसिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल रही है, तो उसी समय आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करते हैं। और दूसरा, इसमें तो जरूरत ही नहीं थी सेकंड वाले में, ये तो आपका x1 प्लस 3x2, x1 प्लस 3x2 और प्लस x4 इज इक्वल टू 2। और एक कांस्टेंट्स और है वैसे, यहाँ देखिए x2 लेस आर इक्वल टू 4, तो यहाँ पे मैं इसे यहाँ भी स्लैग से काम बन जाएगा, यहाँ x5 कर देता हूँ, x2 प्लस x5 इज इक्वल टू 2। x2 प्लस x5 4 है कि 2 है? 4 है आई थिंक ना। अब देखिए अगर हम, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। देखिए जब हम x3 के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो ये -1 0 0 हो जाएगा x3 के करस्पॉन्डिंग। और जब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल इसके करस्पॉन्डिंग बात करेंगे a1 के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे 1 0 0 हो जाएगा। और जब x4 के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो ये हमारे पास 0 1 0 हो जाएगा। और जब लास्ट वाला x5 के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो 0 0 1 हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो फिर से मैं बोलूं कि जो विक्रम ने बोला कि अगर सरप्लस वेरिएबल यूज करते हैं तो आपको बेसिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनती, इसके लिए हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करना पड़ता है ताकि बेसिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो जितने सरप्लस यूज करेंगे उतने आर्टिफिशियल यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास अब जब साइन ग्रेटर इक्वल का रहेगा, यानी कि जब हम सरप्लस यूज कर रहे होंगे, तो एक एक्स्ट्रा बर्डन हो गया कि सरप्लस भी हो गया, आर्टिफिशियल वेरिएबल भी हो गया। तो फेज 2 मेथड जो है, फेज, तो यहाँ 2 फेज हैं। पहले फेज में आर्टिफिशियल वेरिएबल जो हमने इंट्रोड्यूस किए उसको रिमूव करना होता है, और दूसरे फेज में सिंप्लेक्स एज यूजुअल सिंप्लेक्स मेथड यूज करके उसे सॉल्व करना होता है। विक्रम ठीक कर रहा हूँ यस कि जो फेज 1 होता है उसमें हमारा प्रयास होता है कि हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करें, और सेकेंड फेज में हम क्या करें कि हम जो भी हमारे पास है उसको सिंपलेस्ट मेथड से सॉल्व करें। ठीक है ना। यस ये सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज करना है। तो चलिए मैं इसमें यूज कर लेता हूं। तो फेज फर्स्ट मैं लिखता हूं यहाँ पे, फेज फर्स्ट। तो फेज फर्स्ट में जो टेबल है ये तो हो गया बेसिक वेरिएबल, ठीक है। इधर CB कास्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, फिर XB, तो वैसे बनाएंगे CJ, और कास्ट के बारे में बात करें फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास x1 x2
और हाँ यस, x1 x2 हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल है इसमें, ठीक है ना। x1 x2 ओरिजिनल वेरिएबल है। x3 हमने यूज किया है, x3 हमने सरप्लस यूज किया है, x4 और x5 हमने स्लैक यूज किए हैं। ये ऐसे लिखें, x4 ये हमने स्लैक यूज किया था, x5 हमने स्लैक यूज किया था, x3 जो है हमने ये यूज किया था सरप्लस। और एक वेरिएबल और यूज किया हमने, दैट इज आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ A1, कैपिटल A1 लिख देते हैं। ठीक है अंशिका, ये यस सर। अब बताइए कास्ट क्या लिखते हैं अंशिका, उनकी कास्ट, x1 की कास्ट क्या लिखेंगे, x2 की कास्ट क्या लिखेंगे, ये ओरिजिनल वेरिएबल्स प्रॉब्लम में थे। सर सिर्फ जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है ना, अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइज की हो तो उसकी बनती है -1। एक चीज तो क्लियर है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल की कास्ट -1 लिखेंगे, यस सर। ठीक है। और उसके बाद x1 x2 जो ओरिजिनल वेरिएबल उनकी कास्ट क्या लिखनी है आपको? सर 0। देखिए फेज फर्स्ट में 0 लिखेंगे, यस वैसे सर। ओरिजिनली 0 नहीं होती है, ओरिजिनली देखिए 3 और -1 है, ठीक है ना। यस सर। तो लेकिन यहाँ पे जब फेज फर्स्ट की बात करते हैं तो ये सब 0 कर देते हैं, सबकी कास्ट 0 लिखते हैं, स्लैक हो, सरप्लस हो, ओरिजिनल हो, जो भी है सब 0। और केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल की कास्ट हम -1 लिखेंगे। तो बेसिक वेरिएबल हमारे पास, बेसिक वेरिएबल मतलब जहां से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास यही 3 है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देंगे। 1 कह रहा हूँ, x4, एक तो A1 लिख देता हूँ, A1 x4, A1 x4 और x5, यही है जो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देंगे। और इनकी जो कास्ट है बेसिक वेरिएबल की वो -1, -1, 0 और 0 है। एक्स भी आपका, तो ये तो 2 2 4 हो जाएगा। x1 तो पहला कॉलम अगर आप देखेंगे तो ये 2 1 0 हो जाएगा, 2 1 0। सेकेंड कॉलम आप चेक करेंगे तो 1 3 1, 1 3 1। थर्ड कॉलम चेक करेंगे तो -1 0 0, -1 0 0। फोर्थ x4, x4 हमने यूज किया था 0 1 0। x5 0 0 1 और A1 मतलब 1 0 0। ये मैं बात कर रहा था, देखिएगा ध्यान से, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर इसको नोटिस करिए आप, दिख रहा होगा लास्ट के 3, ये बन गया आपका, ठीक है। यस सर। इसको रिमूव करना है, क्या करूं, ZJ माइनस CJ क्या होगा यहाँ पे, पहली एंट्री बताइए विक्रम। सर ये -1 और -2 सर, -2 कैसे हो जाएगी, CBXJ -CJ करेंगे ना सर, तो ये -2 -0, -2 इस वाले में, सेकेंड वाले में ये -1 हो जाएगी।
-1 हो जाएगी। इस वाले में ये 1 हो जाएगी। 1, यहाँ ये 0, यहाँ ये भी 0। ये भी 0। ठीक है, तो इसमें मोस्ट नेगेटिव विल इंटर इन द बेसिस। तो मोस्ट नेगेटिव आपका यही है, ये इंटर होना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, मिनिमम रेशियो फाइंड करेंगे सर। तो यहाँ लिखूँ मैं XB/X1, क्यों XB/X1, XB/X1 करें अगर, ये 2/2 ये 1 हो गया, 2/1 2 हो गया, और 4 0 ये तो निगलेक्ट हो जाएगा। अब मिनिमम रेशियो, मिनिमम क्या हुआ, ये वाला हुआ, 1 वाला। अब 1 के करस्पॉन्डिंग ये की एलिमेंट हो गया, ठीक है। और इसमें जो ये देखिए ये आउटगोइंग हो गया, मतलब ये आर्टिफिशियल वेरिएबल अब रिमूव हो गया, यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो जाएगा। यहाँ करना क्या है आपको, यहाँ इसकी एलिमेंट को 1 करना है, बाकी सबको 0 करना है। तो जो सेकेंड टेबल आप बनाएंगे, यहाँ 1 करना है और इन सबको 0 करना है। तो यहाँ पे एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, काम बन जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में ही ये फर्स्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो गया। मतलब देखिए अगर आप, तो स्पेस फर्स्ट का जो सेकेंड टेबल है, मैं बेसिक वेरिएबल लिख दूं, सी भी लिख दूं, एक्स भी, जस्ट सी जे, ठीक है, x1 x2 x2 x3 x4 x5 x5 और a1, ठीक है, बेसिक वेरिएबल और कास्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल। x1 में क्या हुआ, x1 की जो कास्ट है वो 0 0 0 0 0 -1 है, और बेसिक वेरिएबल, तो यहाँ अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल वेरिएबल जो a1 है वो आउट हो रहा है, और उसकी जगह पे क्या आ रहा है, x1। तो ये x1 आ रहा है a1 की जगह पे, तो x1 इनकमिंग है, x1 है, उसके बाद बाकी एज यूजुअल है x4 x5, तो x4 और x5 इनकी जो कास्ट है वो 0 0 0 है। xb, तो यहाँ मुझे करना पड़ेगा कि ये पहले कॉलम को, फर्स्ट रो को हमें मुझे 1 करना है, तो मैं 1 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 1 1, और यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री थर्ड देखिए 1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, 0 0 1/2 हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2 -1/2 -1/2 0 0 एंड 1/2 0 0 एंड 1/2। तो ये हो गया हमारा की रो। इसके जस्ट नीचे मुझे 0 चाहिए, क्योंकि देखिए ये पूरा 0 चाहिए, ये 0 चाहिए, तो ऑलरेडी 0 है, तो केवल एक, तो जो आपका सेकेंड रो है, उस सेकेंड रो में आपको की रो सब्ट्रैक्ट करना है, तो की रो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा। तो 2 1 3 0 है, इसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट करें
की रो को, तो आ जाएगा। देखिए क्या आएगा विक्रम? फर्स्ट में 1 आ जाएगा। 0 हो जाएगा। और की रो को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि 3 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट होना है, 5/2। फिर उसके बाद 0 में -1/2 सब्ट्रैक्ट होना है, 1/2 हो जाएगा। 1 0 1/2 1 1 में 0 सब्ट्रैक्ट होना है, तो 1 ही रहेगा। 0 में 0 सब्ट्रैक्ट होना है तो 0 ही रहेगा। -1/2 में -1/2 कह रहा हूँ, 0 में 1/2 सब्ट्रैक्ट होना है तो ये -1/2 हो गया। और थर्ड एज यूजुअल है, थर्ड है 4 0 1, 2 0 है, फिर 1 0 है। तो ये देखिए, ये यहाँ दिख रहा होगा आपको कि यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल हट गया, और ये फेज फर्स्ट में ये रिमूव हुआ आर्टिफिशियल वेरिएबल। एक कॉलम जो है आपका, एक कॉलम जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल वाला, ऐसे कैंसिल करता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो बचा, ठीक है, ये जो आपके पास टेबल दिख रहा है आर्टिफिशियल वेरिएबल कॉलम को छोड़ करके, यही सेकंड फेज में जाएगा। तो जब आपके पास जाएगा तो ये सेकंड फेज यहाँ पे, सेकंड फेज सेकंड। तो फेज सेकंड में आप फिर एज यूजुअल लिखेंगे। इस फेज सेकंड का काम एज यूजुअल सिंपलेक्स प्रोसीजर है। तो सिंपलेक्स प्रोसीजर है, इसमें BCB XB तो CJ हमारे पास वेरिएबल है। देखिए ध्यान से क्या क्या है, X1 X4 X5। यहाँ पे हुआ X1 X4 X5। लेकिन अब कास्ट हम वो लिखेंगे ओरिजिनल वाली। X1 की कास्ट अगर आप देखें तो X1 की कास्ट, X1 की कास्ट अगर देखें तो 3 है, ये 3 है। X2 की कास्ट -1 है, तो यहाँ पे 3 -1 X1 X2 X3 X4 और कुछ है, X5 भी है क्या? X5 भी है, हाँ X5 भी है। 3 -1 X3 X4 X5, इनकी कास्ट आपकी 0 0 है, 0 0 0। X1 X4 X5, X1 की कास्ट हो गई 3, ये X4 X5 0 0 है, और बाकी टेबल में तो सारी एंट्रीज वही हैं जो पहले यहाँ थी। ये सारा का सारा सारी एंट्रीज वही रहेंगी। तो मैं उसको बस रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या एंट्रीज है? 114 है, 114, X1 100 0 है, X2 1/2 5/2 5/2 1 है, -1/2 1/2 0 है, 0 1 0 और 0 0 1। एज यूजुअल आप इसे सिंपलेक्स से सॉल्व करते हैं, ये सिंपलेक्स प्रोसीजर है सेकंड फेज में। तो आप इसे सॉल्व कर लें, यहाँ पे ZJ - CJ निकालें एज यूजुअल, मिनिमम रेशियो निकालें, इनकमिंग आउटपुट, मतलब सिंपलेक्स प्रोसीजर सिंपल जो आप पहले कल किया था उस प्रोसेस को रिपीट करना है। तो एक बार फिर से
क्या कहते हैं, एक्सप्लेन कर दीजिए अंशिका, तो आप फेज 2 मेथड को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। सर इसमें जो है वो हमारे पास जो इनइक्वालिटीज दी होती हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली होती है ना, जिसमें हम सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं ना। सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट होता है। यस सर। हम्म, सर फिर उसके बाद जो हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल लेंगे, क्योंकि वो हमारे पास जो बेसिस बनेगी वो स्टैंडर्ड बेसिस नहीं बनेगी, उसके लिए हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेंगे और उसकी कॉस्ट जो है वो जितने हम आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो ऐड करेंगे उतने जो है वो -a1 प्लस -8 उतने जो है वो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो है वो माइनस करके लेंगे। उसके बाद सर जो हम टेबल बनाएंगे उसमें जो आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट -1 रहेगी और बाकी सब की कॉस्ट जो है वो 0 0 0 रहेगी। और फर्स्ट हम जो है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव कर देंगे उसमें से। और उसके बाद सर हम जो दूसरा हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड है फिर वो यूज कर देंगे। ठीक है, मतलब मैं बोलता हूँ एक बार फिर से कि फेज 2 मेथड यूज किया जाता है, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक है। आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक कहने का पर्पज ये है कि जब हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज होते हैं तो इसका यूज होता है। फेज फर्स्ट में आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव किया जाता है, फेज 2 में जो हमारे पास बच गए हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल को छोड़ करके उनको हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो दो फेज हैं। फर्स्ट फेज में आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव किया जाता है और सेकंड फेज में, अब जैसे क्वेश्चन होता है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल हम क्यों यूज करते हैं, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल हम यूज करते हैं ताकि हमें बेसिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। और ऐसी सिचुएशन प्रॉब्लम तब होती है जब हमें सरप्लस वेरिएबल यूज करना पड़े, तो हमें बेसिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलती, तो हम वहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करते हैं। तो यहाँ एक काम बढ़ जाता है कि आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल एक्स्ट्रा आ जाता है, तो हम डायरेक्टली सिंप्लेक्स नहीं यूज करते, पहले हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम सिंप्लेक्स यूज करेंगे, सिंपलेक्स प्रोसीजर। और दूसरा फेज, ये तो फेज 2 हो गया, उसके बाद आपका बिग एम मेथड होता है। तो बिग एम मेथड विक्रम ने कल भेजा था मुझे अपना नोट्स बना के, डिस्प्ले हो रहा होगा आप लोगों को। विक्रम एक्सप्लेन करिए। बिग एम मेथड भी हम ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू टाइप के जो कंस्टेंट होते हैं जो इस टाइप के साइन को इंक्लूड करते हैं उसमें यूज होता है। तो इसमें भी हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंक्लूड करते हैं और एक लार्ज नंबर इंक्लूड करते हैं जिसको एम नाम देते हैं। इस बार तो आर्टिफिशियल वेरिएबल की कास्ट जो है वहां पे तो फेज 1 में तो मतलब फेज 2 में तो हम -1 लिख देते थे, यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल की कास्ट जो है बिग निगेटिव, मतलब -m लिखेंगे, वेयर m इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, है ना। यस बिग एम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बिग निगेटिव, बिग निगेटिव। तो पहला काम आपने ये किया कि यहाँ पे आपके पास जो कांस्टेंट दिए हैं उसमें आपने पहले वाले में पहला जो कांस्टेंट दिया है इसमें आपने सरप्लस यूज करना पड़ा आपको। फर्स्ट वाले में सर अभी सिर्फ आर्टिफिशियल फर्स्ट वाले में, अच्छा अच्छा, यस हाँ फर्स्ट वाले में केवल आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज किया इक्वलिटी में यहाँ पे, सेकंड वाले में आपको सरप्लस और आर्टिफिशियल दोनों यूज किया और इसमें आपने स्लैक यूज किया। और फाइनली आपको जो यहाँ से दिख रहा होगा कि आप सबको दिख रहा होगा कि यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है बन जा रही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखें तो बन जा रही है। यहाँ देखिए 1 1 0 0, यहाँ 0 1 0 और इस वाले से आ गया एक और बचा ना 0 0 1। यहाँ से देखेंगे टेबल में आपके पूरे ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लिया, स्लैश सरप्लस का यूज कर लिया
इवन आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो इसमें कोई टू फेज मेथड नहीं करना है, इसमें आपको सीधा सीधा एक साथ यूज करना है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल की कास्ट बिग नेगेटिव रखनी है और ओरिजिनल वेरिएबल की कास्ट हमें गिवन ही है, जो हमने स्लैक सरप्लस यूज किए उनकी कास्ट 0 रखनी है। यही था ना? यस तो ये आपका पहला टेबल बन गया। देखिए यहाँ पे A1, A2 और X4 ये वही है बेसिक वेरिएबल जिनके करस्पॉन्डिंग आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। तो दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे, अगर देखें लास्ट के 3 कॉलम देखें अगर यहाँ ध्यान से आप, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नजर आ रही होगी, ये बेसिस मैट्रिक्स कहते हैं इसे। यहाँ आपने A1, A2 और X4 आर्टिफिशियल वेरिएबल और X4, ठीक है, एज यूजुअल यहाँ आपने, चलिए आप एक्सप्लेन करिए, आप टेबल पे आ गए हो। यस यस अब इसमें हम सिंपली सिंप्लेक्स मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले डेल जे फाइंड करेंगे, डेल जे सी बी एक्स माइनस सी जे करके, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज मिल जाएंगी फर्स्ट कॉलम से -7m+2, उसके बाद -4m+1 m0 फिर हमें मिनिमम रेशियो फाइंड करना है। यहाँ से हमें एंटरिंग वेरिएबल मिल गया x1 -7m+2। अब यहाँ से हम मिनिमम रेशियो फाइंड करेंगे, मिनिमम रेशियो 3/3 करेंगे तो 1 आ जाएगा फर्स्ट में, उसके बाद 6/4 करेंगे 3/2 और 4/1 करेंगे 4। यहाँ से 1 जो है इनमें से मिनिमम है, तो आउटगोइंग वेक्टर A1 हो जाएगा। और सेकंड आइटरेशन में सेकंड टेबल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे x1 जो है एंटर कर जाएगा और A2 x4 एज इट इज रहेगा। और इसमें भी हम की रो से, इसमें जो फर्स्ट कॉलम है इसको हमको 1 0 0 बनाना है, जो A1 का जो कॉलम वेक्टर है। तो 3 को 3 से यहाँ जो फर्स्ट रो है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 1 1/3 0 0 1/3 0 मिल जाएगा। और उसके बाद सेकंड रो को हमें 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, की रो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऊपर सेकंड रो है यहाँ से सेकंड रो मिल जाएगी हमें 2 0 5/3 -1 0 -4/3 1। अब हमें लास्ट रो को भी 0 बनाना है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे की रो से, तो हमें मिल जाएगा 3 0 5/3 0 1 -1/3 0। अब यहाँ पे हमें ZJ माइनस CJ फाइंड करना है, डेल जे फाइंड करना है, तो सेम प्रोसीजर यूज करेंगे, तो डेल जे की वैल्यूज मिल जाएंगी और इसमें हमें एंटरिंग वेक्टर जो मिलेगा हमें वो x2 मिल जाएगा, मिनिमम रेशियो फाइंड करेंगे xb/x2, तो वहां से हमें 3 6/5 9/5 मिलेगा, जिसमें से मिनिमम वैल्यू 6/5 है, तो A2 जो है वो आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे। अब दोनों जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ से हमें की एलिमेंट मिल जाएगा 5/3 और फिर से हम अप्लाई करेंगे इसमें, ये 3/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। हमें 0 1 0 बनाना है, तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो हमें नेक्स्ट टेबल मिल जाएगा हमें यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे भी डेल जे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हमें 0 0 1/5 0 5m-2/5 5m-1/5 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो चुके हैं और जितने भी डेल जे है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इस केस में हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऑप्टिमल वैल्यू मिल जाएगी। चलिए ठीक है, मतलब आपने ये बता दिया कि एज यूजुअल सिंपलेक्स प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है, और तब तक ये प्रोसेस करते रहना है जब तक कि डेल्टा जे जो है या ZJ माइनस CJ जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 ना हो जाए, ठीक ना? यस तो ये ग्रेटर इक्वल टू 0, ये वैसे सबसे इजीएस्ट मेथड है, मतलब कहीं कोई ज़्यादा 2 टेबल नहीं बनानी, कुछ भी नहीं करना, एक ही बार में सब काम हो जाता है और आर्टिफिशियल वेरिएबल भी धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। तो देखिए 2 स्टेप में आपने देखिए क्या किया है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव किया 2 स्टेप में, 2 स्टेप में रिमूव हुआ है, तीसरे स्टेप में आपको सोल्यूशन मिल गया।
और 2 ही आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं, तो कम से कम 2 स्टेप लगेगा ही, क्यों? यस। तो ये ठीक है। अब इसके बाद एक केस बचता है, मतलब फेज 2 हो गया, बिग मेथड हो गया, सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन हो गया कि क्या होता है। फिर उसके बाद डीजेनरेसी एक्सप्लेन करनी थी हितेश को। हितेश, यस सर। डीजेनरेसी। यस सर। की एलिमेंट को फाइंड करने के लिए तो मिनिमम रेशियो जो है कई बार सेम हो जाता है, तो उसमें फिर चॉइस रहती है कि कौन सा लिया जाए, मतलब की एलिमेंट जो है किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, कौन सा बेसिस एलिमेंट जो है बाहर होगा। तो इसलिए हम जो है डिजेनरेसी प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे रहता है कि स्टेप 1 में आप क्या करते हैं, फर्स्ट पिक अप द रोज फॉर विच द मिनिमम नो नेगेटिव रेशियो इज सेम टू बी डेफिनेट। सपोज यूनिट रोज आर फर्स्ट, थर्ड एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल, जैसे इसने लिया है कि मान लीजिए आपका जो टाई हो रहा है, वो फर्स्ट थर्ड रो में हो रहा है। फर्स्ट और थर्ड रो में आपका मिनिमम रेशियो जो है सेम आ गया, तो अब वहां पे अब चॉइस रहती है कि आप जो है कौन सी रो को लेंगे, कौन सी रो जो है वहां से बाहर होगी। तो स्टेप 2 में क्या करते हैं, तो नाउ रीअरेंज द कॉलम्स ऑफ द यूजुअल सिंप्लेक्स टेबल सो दैट द कॉलम फॉर्मिंग द ओरिजिनल यूनिट मैट्रिक्स कम फर्स्ट इन प्रॉपर ऑर्डर। जैसे मैं आपको यहाँ पे भी शेयर करते रहता हूँ एग्जाम्पल को, ये दैट्स ओके। तो जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम ली है मैंने, मैक्सिमाइज दैट इज इक्वल टू 3x1 प्लस 9x2, उसके करस्पॉन्डिंग जो है कॉन्स्टेंट्स हैं, दो कॉन्स्टेंट्स हैं, x1 प्लस 4x2 लेसर इक्वल टू 8, x1 प्लस 2x2 इज लेसर इक्वल टू 4। क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो दो स्लैक वेरिएबल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे जब मैंने सिंप्लेक्स एल्गोरिथम यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे जो है ZJ की वैल्यू जो है 0 आ गई, और यहाँ पे जो है आपका मिनिमम रेशियो टाई हो रहा है। तो अब सवाल आता है कि इनमें से कौन सा बेसिक वेरिएबल जो है हम किसके करस्पॉन्डिंग जो है की एलिमेंट हमें मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे टाई हो गया, अब इसमें हम क्या करेंगे, देन फाइंड द मिनिमम ऑफ द रेशियो। तो हमने क्या करना है, अब हमने मिनिमम रेशियो निकालना है। वो कैसे निकालना है, एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ यूनिट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ की कॉलम। ये डिवीजन का साइन है कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ की कॉलम। कैसे, जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे S1 S2, तो मैंने पहले क्या किया, इसको x1 x2 S1 S2 है, तो वहां पे बोला है कि आपकी जो यूनिट मैट्रिक्स बन रही है उसको आप पहले लिखिए। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसको, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको मैंने ऐसे लिख दिया S1 S2 x1 S2। अब इसने क्या बोला है, मिनिमम रेशियो आपने फाइंड करना है। कैसे, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम ओवर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ की कॉलम। तो यहाँ पे आप देखिए 1 1। अब यहाँ पे जो आपका की कॉलम है वो ये है, क्योंकि मोस्ट नेगेटिव यहाँ पे -9 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो की कॉलम रहेगा वो ये रहेगा x2। तो अब मिनिमम रेशियो कैसे, 1/4, 1/4, 0/2। तो इसका जो मिनिमा आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे मिनिमा मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो इसका जो मिनिमा रहेगा वो 0 आ गया। तो 0 किसके करस्पॉन्डिंग है, S2 के करस्पॉन्डिंग है। S2 के करस्पॉन्डिंग आपको मिनिमम मिल रहा है, तो इसका मतलब S2 जो है बाहर आएगा और उसकी जगह जो है x2 आएगा। एंटरिंग वेरिएबल जो रहेगा वो आपका x2 आ जाएगा। तो जो आपका डीजेनरेसी का केस रहता है वो जस्ट इसके लिए रहता है कि आपको की एलिमेंट मिल जाए। तो यहाँ पे जैसे मुझे फर्स्ट स्टेप में ही की एलिमेंट मिल गया, तो अब नेक्स्ट है कि देन फाइंड द मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम रेशियो आपने फाइंड कर लिया। अब क्या होता है, ओनली फॉर द रोज फॉर विच मिनिमम रेशियो वाज नॉट यूनिक, जिसके लिए मिनिमम रेशियो आपका यूनिक नहीं है, वो पहले क्लियर हो गया। दिस इज फॉर द रो फर्स्ट, थर्ड एटसेट्रा एज पिक्ड अप इन स्टेप 1। तो हमने स्टेप 1 में फर्स्ट और थर्ड लिया था। अब नेक्स्ट क्या रहता है कि अब की कॉलम इज दैट वन फॉर विच डेल्टा जे इज मिनिमम। ये तो आपको पता ही है।
अब नेक्स्ट क्या है, इफ दिस मिनिमम is attained for third row, if this minimum is attained for the third row, then this row will determine the key element by intersecting the key column. ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया कि जैसे यहाँ पे जो है आपका मिनिमम रेशियो जो है, मिनिमा आपको मिल रहा है किसके कोरस्पॉन्डिंग, S2 के कोरस्पॉन्डिंग, S2 के कोरस्पॉन्डिंग मिल रहा है, तो ये आपका बाहर वेरिएबल जो बाहर जाएगा वो S2 आएगा और एंटरिंग वेरिएबल जो रहेगा वो आपका X2 आएगा यहाँ पे। तो ये तो फर्स्ट स्टेप में आ गया। अब मान लीजिए कई केस में क्या होता है कि आपका सेम आ जाता है, इफ दिस मिनिमम इज ऑल्सो नॉट यूनिक, मान लीजिए 0 0 आ गया, फिर से 0 0 आ गया, फिर आप क्या करेंगे, देन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ना कंप्यूट द मिनिमम ऑफ द रेशियो। अब आपने फिर से कंप्यूट करना है, आप लेकिन कैसे करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड कॉलम ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, जो आपका एलिमेंट होगा सेकंड कॉलम का यूनिट मैट्रिक्स का, वो आपने लेना है ओवर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ की एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ की एलिमेंट। फिर आपको अगर यहाँ पे मिनिमम मिल जाता है वेल एंड गुड, अगर फिर नहीं मिलता है तो आप फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ओवर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ की कॉलम। तो फिर आपको अल्टीमेटली वहां पे आपको मिनिमा अटेंड हो जाएगा, तो आप वहां पे क्या देखेंगे कि आपको जो है की एलिमेंट वहां से मिल जाएगा, की एलिमेंट मिल गया, उसके कोरस्पॉन्डिंग फिर आप जो आपको एज इट इज सिंपलेक्स एल्गोरिथम है वो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे ये तो फर्स्ट में ही आ गया, जैसे ये आ गया था मेरा, तो ये फर्स्ट स्टेप में ही आ गया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे S2 जो है बाहर गया और इसके एंटरिंग वेरिएबल जो है X2 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है मुझे बेसिक वेरिएबल S1 और X2 और इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे जो मैक्सिमम ऑफ Z आ गया वो मेरा 18 आ गया था। अब नेक्स्ट में जो मैंने बताया कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 2, तो मैक्सिमम ऑफ z है 2x1 प्लस x2 सच दैट 4x1 प्लस 3x2 प्लस, यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, लेस और इक्वल टू के है, तो दो स्लैक वेरिएबल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब बेसिक वेरिएबल, अब आप देख रहे होंगे S2 और S3, यहाँ पे जो मिनिमम रेशियो है यहाँ पे टाई हो रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग सिंस मिनिमम रेशियो इन द last column of above table is 2, which is same for second and third rows, this is an indication of degeneracy. So arrange the columns in such a way that the initial identity basis जो है basis matrix comes first, then starting simplex table। तो जैसे मैंने यहाँ पे basis जो identity matrix है उसको मैंने पहले लिख लिया 1 0 0 0 1 0, ये आप देख रहे होंगे 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप मिनिमा फाइंड आउट करेंगे, तो मिनिमा कैसे फाइंड आउट करेंगे, S1 ओवर X1 1/4, 1/4 मिनिमा लेना है आपने, 1/4 0/4 0/4। तो आप देख रहे होंगे तो इन दोनों में टाई हो रहा है, इन दोनों में अब टाई हो रहा है, तो अब आप बोलेंगे कि इसमें कौन सा लिया जाए, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, S2/X1 जो आपका कोरस्पॉन्डिंग की कॉलम है वो आपने लेना है। देखिए 0/4, अब इसको तो आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि टाई किन में हो रहा है, S2 और S3 में हो रहा है। तो देखिए तो 1/0 1/0 गया S2/A सॉरी 1/4 एंड 0/4। तो मुझे यहाँ पे सेकंड स्टेप में ही मुझे मिनिमा मिल गया, तो मिनिमा किसके कोरस्पॉन्डिंग मिला, S3 के कोरस्पॉन्डिंग मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एंटरिंग वेरिएबल होगा वो X1 होगा और आउटगोइंग वेरिएबल जो होगा वो S3 होगा। तो मुझे की एलिमेंट मिल गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग आप 2 स्टेप करेंगे तो एल्गोरिथम से सिंपलेक्स एल्गोरिथम से आपको X1 और X2 की जो वैल्यू है वो 3/2 और 2 मिलेगी, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम ऑफ Z है वो आपका 5 आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी मुझे नहीं मिलता तो मैं नेक्स्ट स्टेप में जाता, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता, कि अब S3/X1 करता, उसमें मिनिमा देखता। तो ये है डिजेनरेसी का केस। अब एक केस जो मुझे लगा
जो मुझे बताना चाहिए कि मान लीजिए आपका ZJ माइनस CJ जो नेट इवेल्युएशन है आपका, मान लीजिए वो दो जगह सेम हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे -2 आ गया, -2 आ गया। अब आप बोलेंगे कि की कॉलम किसे लिया जाए, तो आप किसी में भी मतलब -2 और मान लीजिए S3 और X1 में मेरा -2 और -2 आ गया, तो आप बोलेंगे कि की कॉलम किसको सेलेक्ट किया जाए, तो आप कोई भी लेंगे S3 या X1, चाहे X1, उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो है आपको वैल्यूज जो है वो सेम मिलेंगी, वैल्यूज जो है वो सेम मिलेंगी, तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए 3 एग्जांपल किए थे अपने लिए, मुझे तो सेम लगी। तो ये है डिजेनरेसी का केस। इसमें किसी को कुछ पूछना है? मतलब ये था कि डिजेनरेसी में आपने देखा कि डिजेनरेसी को आप रिजॉल्व कैसे करते हैं, मतलब डिजेनरेसी होती क्या है। तो डिजेनरेसी में आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी? सर मिनिमम रेशियो जो है, मिनिमम रेशियो जो है टाई हो रहा है, उसमें हम डिजेनरेसी का केस डिस्कस करते हैं ना। एक तो हो गया कि ठीक है, अगर टाई होगा तो हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हम आउटगोइंग वेक्टर नहीं बता पा रहे हैं, तो आउटगोइंग जी सर। वेक्टर निकालने में दिक्कत हो रही है कि कौन सा वेक्टर लीव करेगा मुझे नहीं पता चल रहा है। यस सर। तो और जिसको रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। यस। लेकिन ऐसा भी अगर मान लीजिए एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल 0 हो जाए, ठीक है, मतलब 2 स्टेज है, जैसे एक जी स्टेज जैसे अगर कोई एक बेसिक वेरिएबल, एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल अगर आपका 0 हो जाता है इनिशियली, यस सर। तो उस समय भी डिजेनरेसी का दो तरह का है कि एक तो आपका दो स्टेजेस है। एक तो सिचुएशन ये है कि जो आपने टाई वाला बताया, और एक सिचुएशन ऐसी भी है कि जहां पे एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल जो है 0 हो जाए। यस सर। जिसमें डिजेनरेसी इन LPP may arise at may arise first number at the initial stage, at the initial stage। एक तो इनिशियल स्टेज में आ सकता है, initial stage and second number at any subsequent iteration stage and at any subsequent, कहीं बीच में भी आ सकता है, iteration stage। तो पहला वाला कि in case at least one basic variable, is zero in the initial basic Fisher solution, ठीक है। At least one basic variable is 0 in the initial basic Fisher solution। ये डिजेनरेसी का केस हुआ फर्स्ट केस में। और इन केस जो सेकंड है, whereas in case second at any iteration of the any iteration of the simplest method,
simplex method more than one vector, more than जो आपने डिस्कस किया, more than one vector is eligible to leave the basis, to leave the basis, जिसे आप टाई कहते हैं. And hence the next simplex, hence the next simplex iteration process, next simplex iteration produces degenerate solution, degenerate solution, in which at least one basic variable, in which at least क्या लिखा मैंने, at least one basic variable is 0. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? This means that the subsequent iterations, the subsequent iteration may not produce improvements in the value of objective function, As a result, it is possible to repeat the same sequence of simplex iteration endlessly. Without improving the solution. और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं आप, इस कॉन्सेप्ट
is known as cycling. ये थोड़ा सा मैंने आपको थ्योरी बताने की कोशिश की कि degeneracy in a LPP may arise at the initial stage and at any subsequent iteration stage. फर्स्ट केस में क्या होता है, एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज जीरो इन द इनिशियल बेसिक PV सॉल्यूशन, और सेकंड केस में क्या होता है कि एट एनी इटरेशन ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड मोर देन वन वेक्टर इज विजिबल टू लीव द बेसिस, जो आप डिस्कस कर रहे थे टाई के बारे में। यस सर। यहाँ पे हम अगर इसे रिजॉल्व ना करें तो हम एक लूप में फंस जाते हैं, and the next simplex iteration produces a degenerate solution in which at least one basic variable is zero. इसका मीनिंग क्या है कि this means that the subsequent iterations may not produce improvement. मतलब हम टेबल बनाते रहेंगे लेकिन हम घूम फिर के वही रहेंगे वापस, उससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंप्रूवमेंट्स नहीं मिलेगी। इसलिए इस डिजेनरेसी को हमें रिजॉल्व करना होता है, जो आपने किया। यस सर। अब एक चीज और बच गया, क्या कहते हैं, ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड। तो अब अंशिका बताएंगे ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड।